देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्द्र भूमियां, ऑप्शन बी है आनुवंशिक संसाधन, ऑप्शन सी है खाने, ऑप्शन डी है वन भूमियां। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्द्र भूमियां। जो रामसर कन्वेंशन है वह आर्द्र भूमियों से संबंधित है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन है, यानी कि आर्द्र भूमियां। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न पर। किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके सहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आवासानुवंशिकी, ऑप्शन बी समपारिस्थितिकी, ऑप्शन सी स्वपारिस्थितिकी, ऑप्शन डी जीव पारिस्थितिकी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वपारिस्थितिकी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। किसी एकल पौधे अथवा जंतु या एकल जाति का उसके रहवास के वातावरण से परस्पर संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, तीसरे प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन ए संक्रमिका यानी इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। आवास एवं निकेत वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। ठीक है, आवास जो होता है जहाँ जीव निवास करते हैं वह आवास कहलाता है। आवास में स्पष्ट भौतिक गुण से युक्त होता है। ठीक है, जिनमें वनस्पति तथा प्राणी जीवन के प्रबल रूप से सम्मिलित होते हैं, जबकि किसी भी जीव का जो पारिस्थितिकी निकेत होता है वह विभिन्न स्थितियों, सहनशीलता, संसाधनों के उपयोग की क्षमता तथा पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी अभिलाक्षणिक भूमिका को दर्शाता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए शुद्ध जल, ऑप्शन बी नगरपालिका सीवेज, ऑप्शन सी दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल, ऑप्शन डी लुगदी सीवेज। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि लुगदी सीवेज। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें जो नगरपालिका सीवेज का जो वीओडी स्तर होता है वह 100 से 400 पीपीएम यानी पर्टिकुलेट पर मैटर होता है। ठीक है, दुग्ध उद्योग का जो होता है 2000 से 15000 पीपीएम, शुद्ध जल का जो होता है 1 से 3 पीपीएम और लुगदी सीवेज का जो होता है 10,000 से 15,000 पीपीएम। इसीलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि लुगदी सीवेज। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। अत्यधिक उपयोगी A1, इसमें कथन दिया गया हुआ और उस कथन के आधार पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कि कौन सा सही है। अत्यधिक उपयोगी A1 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तरी व और मध्य भारत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में साल, सागौन, चंदन, शीशम इत्यादि शामिल है। ये कौन से वन है? ऑप्शन ए सदाबहार या वर्षा वन, ऑप्शन बी पर्णपाती या मानसूनी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी ज्वारी वन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्णपाती या मानसूनी वन। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन जो होते हैं वह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागवन, चंदन, शीशम, हर्रा, महुआ, खैर, कुसुम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या में जो वृक्ष हैं इनको आप ध्यान रखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? ऑप्शन ए प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी ज्वारनदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी डेल्टाई पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं।
मैंग्रोव वन स्थलीय तथा समुद्री परितंत्रों के स्थलों पर पाए जाते हैं। वे दोनों परितंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क प्रदर्शित करते हैं जो दोनों परितंत्रों की विशेषताओं का उपयोग करते हैं। इसलिए सही उत्तर जो होगा वह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है यानी एनपीपी जो होता है वह सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए मरुस्थलों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी महासागरों में, ऑप्शन डी ज्वारनद में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो एनपीपी होता है वह तापमान, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्रकाश ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की दक्षता से प्रभावित होती है। चूंकि उष्णकटिबंध जहां वर्षावन पाए जाते हैं वे पानी, प्रकाश और उच्च तापमान आसानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए इन वनों की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उनमें शामिल कौन सी गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी हैलोन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल नाइट्रस ऑक्साइड गैस नहीं थी। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो हैं उसमें CFC है, हैलोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, HCFC है, BFC21B2 है, H8 है, मिथाइल ब्रोमाइड है। यद्यपि किगाली सम्मेलन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इसमें शामिल करने के लिए समझौता हुआ है, साथ ही यह एक ग्रीन हाउस गैस है न कि ओजोन क्षयकारी गैस। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन क्षयकारी गैस है लेकिन इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इस व्याख्या को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल गैस नहीं है। बढ़ते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न में। जो 9वां प्रश्न है वह पूछ रहा है कि अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी मांसाहारी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अपघटक। ठीक है, इसमें हम अपरद खाद्य श्रृंखला के बारे में इसकी व्याख्या में हम देखते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वह क्षय होते प्राणियों एवं पादपों शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों एवं अन्य परभक्षियों में पहुंचती है। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अपघटक। बढ़ते हैं आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल नहीं है। ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी चंद्रताल, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह रामसर स्थल नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल नहीं है बल्कि जो शेष सभी ऑप्शन है A, B, C, A, B, D जो है वह सभी रामसर स्थल हैं और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह असम राज्य में स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये थे आज के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।